इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 2 क्लॉज 11 पढ़ा था, जिसमें डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? बॉडी कॉरपोरेट, या इसका नाम क्या था? कॉरपोरेशन। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 45 किया था, गवर्नमेंट कंपनी। तुम लोगों ने रिवाइज किया था? अच्छा ध्यान रखना, मतलब पता है लॉ को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जैसे आप आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बार तो आपको आज या कल में एक बार रिवाइज करना होगा नेक्स्ट क्लास से पहले। तो उसको जो आप रिवाइज करेंगे ना तो हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स पूरी क्लास को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि जो लिखते हैं हम वो आप अपनी कॉपी में वैसे ही आधा अधूरा लिखते हैं। जो इंपॉर्टेंट लगता है आप उसी को रिकॉल करेंगे तो हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, वो रिकॉल हो जाता है। लेकिन जब 10 से 15 मिनट जो चीज़ हम रिकॉल करने में लगाते हैं ना, उससे हमको चीज़ें रिकॉल तो हो जाती है क्योंकि नई नई ताज़ी होती हैं, है ना, फ्रेश सी याद रहती हैं। एक हफ्ते बाद जब तुम उसको देखोगे ना तो तुमको लगेगा कोई लिखा तो था मैंने, बट किस कंटेक्स्ट में लिखा था वो नहीं याद आएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि अभी हमको पहले तो जो हमने पढ़ा इसको 1 या 2 दिन के अंदर रिवाइज करिए, फिर इन अ वीक एक बार पन्ने पलट के देख लीजिए। जैसे हफ्ते में 4 क्लासें लेट से हो रही हैं तो मान लो कि तुमने 4 क्लासेस को हर क्लास के बाद रिवाइज किया और एट दी एंड जब संडे आया तो उन 4 क्लासों का कंटेंट एक बार वापस से रिकॉल कर लिया। तो अपना 1 वीक का टारगेट लेके चला करो हर सब्जेक्ट का। उससे क्या होगा, जब तुम संडे को उसको रिकॉल करोगे ना तो हार्डली इट विल टेक 40 to 45 मिनट्स एक सब्जेक्ट को रिकॉल करने में। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ ये, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और वो वापस से एक हफ्ते में जब रिकॉल हो जाएगा ना तो तुमको लगेगा कि हाँ अब हमको चीज़ें थोड़ी सी याद रह रही हैं। एंड थर्ड रिवीजन इट यूज टू बी आफ्टर एवरी मंथ, कि 1 महीने के बाद आप भले एक क्लास की छुट्टी मार लीजिए और उसको पुराने को रिकॉल कर लीजिए तो चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन अदरवाइज आप सोचोगे कि हम इसको लर्न कर लेंगे बाद में एट दी एंड जब सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो रट्टा मार लेंगे, तो रटने को बहुत कुछ है, तो कितना कुछ रटोगे वो सब तब समझ में नहीं आएगा। तो जितनी बार उसको रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी उसको रिटेन करने की। हाँ जी, अब यार क्वेश्चंस देंगे उसको लिखना, एक बार प्रैक्टिस करना तो आइडिया लगेगा कि किस तरीके से लिख रहे हो। अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब करना। हाँ, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब करो, बिल्कुल करो। तो लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन कौन सी पढ़ रहे थे? प्राइवेट कंपनी की। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 68 के 3 सब क्लॉजेस किए थे। सब क्लॉज 1 किया था, सब क्लॉज 2 किया था, सब क्लॉज 3 किया था। सब क्लॉज 1 में क्या लिखा था? सब क्लॉज 1 में क्या लिखा था? रिस्ट्रिक्शन थी। रिस्ट्रिक्शन थी किस पे? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, याद है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे, किस पे? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और सब क्लॉज 2 किया था जिसमें मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई थी मेंबर्स की, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स थी कितनी? 200। इसका एक प्रोवाइजो भी किया था, फर्स्ट प्रोवाइजो। और फर्स्ट प्रोवाइजो में हम लोगों ने ऐसे बोला था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जॉइंट शेयर होल्डिंग रखता है एक पर्टिकुलर शेयर की, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स दैट पर्टिकुलर जॉइंट ओनर्स विल बी काउंटेड एज 1 मेंबर। एक प्रोवाइजो किया था हम लोगों ने इसका, लेकिन सेकंड प्रोवाइजो नहीं किया था, सिर्फ फर्स्ट प्रोवाइजो किया था और सेकंड प्रोवाइजो अभी नहीं किया था। और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बोला था कि प्रोहिबिशन है। क्या है? प्रोहिबिशन है किस चीज पे? इनविटेशन पर। किस चीज की इनविटेशन? फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ, फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक, कि हम पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते कि आप हमारी सिक्योरिटीज को आके क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। और सिक्योरिटीज वर्ड लिखा था इसलिए हम लोगों ने बोला था यहाँ शेयर्स भी आते हैं और साथ में डिवेंचर्स भी आते हैं, सिर्फ शेयर्स नहीं आते, सारे तरीके की सिक्योरिटीज यहाँ पे कवर हो जाती हैं। और एक प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है, पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है कि आप ये कर ही नहीं सकते। लेकिन जहां वर्ड लिखा था रिस्ट्रिक्शन, वहां हम लोगों ने ऐसे बोला था कि आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शंस मेंशन की जाएंगी। कहाँ मेंशन की जाएंगी? आर्टिकल्स में। और आर्टिकल्स में ऐसा लिखा जाएगा कि ये कंडीशन फुलफिल करिएगा तो आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिसमें से हम लोगों ने जैसे एक कंडीशन पढ़ी थी कि जब अभी भी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं एक प्राइवेट कंपनी के और आप शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जनरली आपको आर्टिकल्स में कंडीशन लिखी मिलेगी कि अगर आप अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पहले आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट दीजिए, आप पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर दीजिए। अगर वो इसको परचेज करने को रेडी हैं तो वो परचेज कर लें, अगर वो परचेज करने को रेडी नहीं है तो फिर आप किसी थर्ड पर्सन को वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सेकंड प्रोवाइजो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था।
ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट कंपनी पूरी तरीके से डिस्कस की थी, उसके सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। बॉडी कॉर्पोरेट डिस्कस किया था, उसके सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज मैं पहले आपको एक छोटा सा डिस्टिंग्विश करवाता हूँ बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। ऑल्दो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस आर वेरी लो। पार्टनरशिप और कंपनी में जो भी डिफरेंस हैं उसके पूछे जाने के चांसेस आर वेरी लो, बट फिर भी कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएंगी तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो हेडिंग डालिएगा जरा, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, और जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ बस उतना ही लिखिएगा, जबरदस्ती ज़्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिएगा जरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। करें सर, ध्यान से देखिए जरा। सर लेट्स से एक पर्टिकुलर पर्सन है, मोहन एंड सोहन। कौन है सर? मोहन एंड सोहन। समझिएगा पहले ध्यान से। ये दोनों ना पार्टनर्स हैं। ये दोनों क्या हैं? पार्टनर्स। और एक पर्सन है ललित। एक पर्टिकुलर पर्सन कौन है? ललित। सर जो ये ललित है ना, इसके पास बहुत पैसा था, तो इसने कुछ लोन अमाउंट लेंड कर दिया है। किसको? एक पार्टनरशिप फर्म को, जिसका नाम है मोहन एंड सोहन, या ऐसे लिखते हैं मोहन सोहन एंड कंपनी। ये जो वर्ड लिखा ना एंड कंपनी, इसका मतलब क्या है कि ये एक कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट? नो। अगर कंपनी होती इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट तो वो दो कंपनी हो सकती थी, या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके नाम के आगे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो उसके नाम के आगे क्या लिखा होगा? सिर्फ लिमिटेड। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? मोहन सोहन एंड कंपनी। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन ये एक कंपनी नहीं है। ये क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म। अब ध्यान से सुनिए सर, ललित ने लोन दिया एक पार्टनरशिप फर्म को जिसका नाम लिखा है मोहन सोहन एंड कंपनी। इनके बीच में एक डॉक्यूमेंट भी तैयार हुआ जिसमें यह मेंशन किया गया है कि ललित ने लोन किसको दिया है? मोहन और सोहन की पार्टनरशिप फर्म को। सर जो वो डॉक्यूमेंट था उसके एंड में लिखा था फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ मोहन सोहन एंड कंपनी, और साइंड था, और साइन हुआ था मोहन का। उस डॉक्यूमेंट के एंड में ऐसा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था। अब मेरी क्वेश्चन को सुनिएगा, ये लोन ललित किसको दे रहा है? ये लोन ललित किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म को। और पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे इसकी ऑथेंटिसिटी कौन गवर्न कर रहा है? मिस्टर मोहन। अब मेरी क्वेश्चन सुनिएगा, अगर ड्यू डेट पे ललित को यहां पर पैसा नहीं मिलता तो ललित केस किसके ऊपर फाइल करे? क्या ललित मोहन के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? क्या ललित सोहन के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? क्या ललित मोहन सोहन दोनों के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? या फिर क्या ललित मोहन सोहन एंड कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पहले वाले पे बताइए, क्या ललित मोहन पे सूट फाइल कर सकता है? यस और नो। बीइंग अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, क्या मोहन लायबल है? यस, सूट फाइल हो सकता है। क्या सोहन के ऊपर सूट फाइल हो सकता है? यस, सोहन के ऊपर भी सूट फाइल हो सकता है। मोहन एंड सोहन दोनों के ऊपर सूट फाइल हो सकता है? यस, ये भी पॉसिबल है। क्या मोहन सोहन एंड कंपनी के ऊपर सूट फाइल हो सकता है? यहां बस खाली कंपा, यहां पे पूरा पंगा पड़ जाता है। यहां पंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि हमको ये पहले समझना होगा कि सर जो पार्टनरशिप फर्म बनती है, क्या ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है? क्या कोई ये सेपरेट पर्सन है? अब मेरी क्वेश्चन को सुनिएगा, कंफ्यूजन क्यों होती है? मेरे को 110% पता है कि मैंने अभी आधे घंटे पहले तुमसे जीआईजेल की क्लास में पूछा था, तो तुम लोगों ने, सब लोगों ने अभी बोल दिया नो 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 नो। लेकिन उस टाइम पे किसी ना किसी के दिमाग में ये था कि मोहन सोहन एंड कंपनी के अगेंस्ट भी सूट फाइल हो सकता है, क्योंकि वो भी एक सेपरेट पर्सन है, ऐसा लग रहा था। अब सुनिएगा ध्यान से, ऐसा क्यों लग रहा था मैं तुमको रीजन देता हूं। अभी आंसर इसका नो है। ध्यान से सुनिएगा,
जब हम सूट फाइल करेंगे तो ये नाम में जरूर लिख सकते हैं। जब सूट फाइल होगा तो सूट का नाम ऐसे लिखा जाएगा, ललित वर्सेस मोहन सोहन एंड कंपनी। सिर्फ नाम यूज होगा मोहन सोहन एंड कंपनी, लेकिन मोहन सोहन एंड कंपनी कोई सेपरेट पर्सन नहीं है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, मोहन सोहन एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है। साइन किया था सिर्फ मोहन ने, बट म्यूचुअल एजेंसी के वजह से मोहन एंड सोहन बोथ विल बी लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म। अब मोहन सोहन एंड कंपनी के अकाउंट में मान लो 10 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन ललित को लौटाने हैं 1 करोड़ रुपए, तो बाकी 90 लाख रुपए कहां से आएगा? मोहन सोहन अपने घर से लेकर आएंगे। वो उनकी पर्सनल लायबिलिटी है और अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इस चीज का बहुत फोकस रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हम सर कंपनीज एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो वहां पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल भी लिखा है, वहां पर एचयूएफ भी लिखा है, वहां एक आर्टिफिशियल पर्सन भी लिखा है, लेकिन वहां फर्म नहीं लिखा। लेकिन जब हम इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते समय वहां फर्म भी लिखा है। इसीलिए कंफ्यूजन होती है कि फर्म क्या एक सेपरेट पर्सन है या नहीं है। तो ध्यान से, एज पर इनकम टैक्स एक्ट फर्म एक सेपरेट पर्सन है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट फर्म को भी अपनी आईटीआर भरनी होती है। हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139 कौन कौन लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो वहां बोला जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी पर्सन है वो सबको अपनी आईटीआर भरनी है, और फर्म को भी अपनी क्या भरनी होती है? आईटीआर। इसका मतलब जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो सोहन भी अपनी आईटीआर भरेगा, मोहन भी अपनी आईटीआर भरेगा, सोहन मोहन एंड कंपनी की पार्टनरशिप फर्म की भी आईटीआर भरी जाएगी। लेकिन 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 इट डजंट मीन कि कंपनीज एक्ट में भी हम इसको एक सेपरेट पर्सन माने, इसको हम एक सेपरेट पर्सन नहीं मानेंगे। लेकिन जब हम एलएलपी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वहां एलएलपी होगी इनकॉर्पोरेट अंडर एलएलपी एक्ट, वहां हम इसको सेपरेट पर्सन की डेजिग्नेशन देंगे और वहां पार्टनर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड कर देंगे। हाँ, नहीं है। क्या है? नहीं, मैंने बस खाली रिलेशन में ये बोला कि जब तुमको मोहन और सोहन को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो मोहन सोहन का अलग नाम ना लिखना, उनकी पार्टनरशिप फर्म का नाम लिख देना, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यही तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तभी तो मैंने यहाँ पे तुमको बोला कि जो ललित है वो मोहन सोहन एंड कंपनी पर सूट फाइल नहीं करेगा। अगर ऐसा करना पॉसिबल होता तो मोहन सोहन एंड कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती और मोहन सोहन की लायबिलिटी लिमिटेड होती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहन और सोहन की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि मोहन सोहन एंड कंपनी की एक्चुअल में कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मोहन सोहन एंड कंपनी में है ही सिर्फ 2 लोग। कौन कौन? मोहन और सोहन। ये एक सेपरेट पर्सन नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ा यूनिक फीचर आया किसमें? कंपनी में। और कंपनी को हमने क्या बना दिया? एक सेपरेट पर्सन बना दिया। क्या बना दिया? एक सेपरेट पर्सन। और सेपरेट पर्सन होने की वजह से इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो गई और कंपनी की लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड। ठीक है, अब जरा एक स्टेटमेंट लिखिए, निकालिए कॉपी जरा। मैं ऐसे बोल रहा हूं, जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा। ठीक है, लिखिएगा सर, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। सेकेंड पॉइंट, company is a separate entity. Company is a separate entity. Company is a separate legal entity. फिर 4th नंबर, company has a separate identity. Company has a separate identity. Company has an identity of its own.
आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। और लिखिए company has an identity separate from its members and directors, from its members and directors। और लिखिए company is a corporate person, company is a corporate person, या फिर company has corporate personality। क्या इन सब स्टेटमेंट्स में कोई फर्क है या ये सब एक दूसरे की जगह पे यूज हो रहे हैं? ये सब एक दूसरे की जगह पर यूज हो रहे हैं बस, बाकी इन सब में कोई फर्क नहीं है। अब अगर हम बोलें कि कंपनी कैसी है, एक सेपरेट पर्सन है, अगर वो एक सेपरेट एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है संस्था, एंटिटी का मतलब क्या है? संस्था, या वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो सेपरेट आइडेंटिटी है, इन सब लोगों को हम, इन सारे स्टेटमेंट्स को हम किसी भी स्टेटमेंट की जगह पे यूज कर सकते हैं। हम एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट लिखकर आएंगे, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अगर एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट ऐसा लिखकर आ जाए तो इसका इंडिकेशन सिर्फ एक ही है कि कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है बस। इन सब स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही निकल रहा है कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। अब एग्जाम्पल सुनिएगा, नोट कर लिया ये। अब एग्जाम्पल देखिए सर, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं सर, ललित ने लोन दिया है राम श्याम गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ललित ने लोन किसको दिया है? राम श्याम गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। पहले किसको लोन दिया था? मोहन सोहन एंड कंपनी, तो वो तो पार्टनरशिप फर्म थी। ये क्या आ गई? एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ध्यान से, अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलता और यहां पे पता लगाया गया तो पता लगा कि राम और श्याम इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और राम और श्याम ही इसी कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं। दोनों लोग एक ही जैसे हैं, मतलब दोनों लोग ही शेयर होल्डर भी हैं और दोनों ही लोग क्या हैं? डायरेक्टर भी हैं। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। अब ध्यान से सर, अब ललित ड्यू डेट पे सूट फाइल करना चाहता है, क्या वो राम के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? फिर ललित सूट फाइल करना चाहता है, क्या वो श्याम के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? फिर अगेन ललित एक सूट फाइल करना चाहता है, क्या वो राम एंड श्याम के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? फिर आखिरी में ललित एक सूट फाइल करना चाहता है, क्या वो राम श्याम गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? आंसर दीजिए, पहले नंबर पे बताइए, क्या वो राम के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? नो, क्योंकि कंपनी एक कैसी पर्सन है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ललित ने लोन किसको दिया है? राम श्याम को या कंपनी को? तो राम श्याम को ऊपर सूट फाइल नहीं हो सकता। ललित क्या श्याम के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? नो। ललित क्या राम श्याम दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? नो। लेकिन यहां पे क्या कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल हो सकता है? यस। यही एडवांटेज है सेपरेट लीगल एंटिटी का, जो पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिल रहा था। अब देखिए, जहां जहां यहां नो लिखा है वही पार्टनरशिप फर्म में आपने ऊपर यस लिखा है, और जहां वहां नो लिखा था वही चीज यहां पे क्या कर दी है? यस। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर क्रिएट होगी तो इसी कंसेप्ट पे होगी, बाकी सब चीजें तो सिंपल सिंपल होंगी। ठीक है, बात देख लो भाई। बढ़े आगे, चलो अब हम लोग ना अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी वाली। तुम लोगों ने जगह छोड़ी हुई थी वहां पे। हैं? देखिए सर, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे प्राइवेट कंपनी, और हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी में इतना कंटेंट लिखा था और हम लोगों ने बोला था ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान है, हम लोगों ने रिकॉल कर ली अभी
ये जो फर्स्ट प्रोवाइजो था ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कौन सा प्रोवाइजो लिखने जा रहे हैं? सेकंड प्रोवाइजो। और थर्ड नंबर कंडीशन ये पढ़ ली थी, याद है ना ये सब? चलो सर लिखिएगा, लिखिए जो जगह आपने पैराग्राफ छोड़ा था प्राइवेट कंपनी में वहां पे लिखिएगा जरा। प्रोवाइडेड फर्दर डैट, प्रोवाइडेड फर्दर डैट, ये डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूं ना ये आपको याद होनी चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर डैट, क्या हो गया है नैना? अच्छा ओ वाओ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रोवाइडेड फर्दर डैट लिखिएगा, प्रोवाइडेड फर्दर डैट लिखिए। पर्सन्स, persons who are in the employment of the company, persons who are in the employment of the company and persons, पहला पॉइंट क्या लिखा? persons who are in the employment of the company, और सेकेंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं? persons who having been, persons who having been formally in the employment of the company persons who having been formally in the employment of the company were members of the company, जहां जहां कॉमा लगा रहा हूं कॉमा लगाइएगा, were members of the company while in that employment, while in that employment, and have continued, and have continued to be members after the employment ceased, after the employment ceased, shall not be included in the number of members, in the number of members. ठीक है, हम लोग कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं? पहले तो डेफिनेशन बताइए कि कहाँ लिखी हुई है प्राइवेट कंपनी की। सेक्शन 2 क्लॉज 68, जिसमें 3 सब क्लॉजेस थे। पहला सब क्लॉज था जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था। दूसरा क्लॉज था कि 1 पर्सन कंपनी को छोड़ दीजिए, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट ऑन मेंबर्स कितनी है? 200। उसका फर्स्ट प्रोवाइजो कहता था कि अगर कोई पर्टिकुलर शेयर जॉइंट ओनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन्स ने होल्ड किया हुआ है तो इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के लिए हम उस जॉइंट ओनर्स को एक ही मेंबर काउंट करेंगे, उनको अलग अलग मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। उसी का सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है सर? अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल ये कहता है कि सर एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है सर? ABC प्राइवेट लिमिटेड। और ABC प्राइवेट लिमिटेड में एक पर्सन मेंबर है, या हम ऐसे बोलें एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि कंपनी का शेयर होल्डर है। लेट्स से उस पर्सन का नाम है मिस्टर एक्स। अब ये मिस्टर एक्स कंपनी का शेयर होल्डर है, इसका मतलब इसने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, और यही मिस्टर एक्स कंपनी का एम्प्लॉय भी है। कंपनी का क्या है? एम्प्लॉय भी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है सर कि हम जिस पर्टिकुलर पर्सन को शेयर होल्डर बोल रहे हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर की कैपेसिटी में कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो साथ ही साथ कंपनी का क्या है? एम्प्लॉय भी है। और सर ध्यान से देखें, अगर हम सेकंड प्रोवाइजो, तो सेकंड प्रोवाइजो की पहली लाइन क्या कहती है? पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ऐसे पर्सन जो कंपनी की एम्प्लॉय का पार्ट है, कंपनी का एम्प्लॉय है, he will not be included in the number of members।
उस पर्सन को हम 200 मेंबर की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब हम ऐसे कहना चाहते हैं कि 200 मेंबर की लिमिट में खाली वही पर्सन इंक्लूड होंगे हु आर नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। पता रजिस्टर ऑफ मेंबर से फिर से बोलो। नहीं बेटा सुनो तो, क्या बोल रहे हो, मेरी बात समझो, सुनो। हम लोग को ये जानना बहुत आसान है कि एक पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर है या नहीं है। उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अगर मेंबर्स की लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ है तो वो मेंबर है, नहीं तो नहीं है। और मेंबर होगा तो शेयर सर्टिफिकेट भी इशू हुआ होगा, शेयर सर्टिफिकेट है तो इट इज अ प्रूफ कि वो मेंबर है। बोल दें, ऐसे कैसे बोल देंगे, रिकॉर्ड्स में भी तो देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ इस लिमिट के लिए नहीं काउंट हो रहा है, बाकी जितने शेयर होल्डर्स के राइट है वो सब इसको मिलेंगे। हाँ, सारे शेयर होल्डर्स के राइट मिलेंगे, सिर्फ इस 200 मेंबर की लिमिट के लिए काउंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी हम कोई भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो जिस प्रोविजन को जिस जगह पे पढ़ रहे हैं उसके लिए ही उसको यूज किया जाएगा। अगर दूसरी जगह भी इसको यूज करना है तो उसकी रेफरेंस दी होगी। तो यहां पर हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय कंपनी का शेयर होल्डर भी है तो हम ये नहीं कह रहे कि उसको शेयर होल्डर के राइट नहीं मिलेंगे। जितने भी शेयर होल्डर्स के राइट हैं उसको भी वही ग्रांट किए जाएंगे, लेकिन इस 200 मेंबर की लिमिट के लिए हम उसको यहां पर काउंट नहीं करेंगे। किसका पार्ट? अरे अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो ये बिल्कुल आएगा उसमें। सिर्फ इस 200 मेंबर की लिमिट के लिए काउंट नहीं होगा, कोरम में आएगा, वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, पोल में पार्टिसिपेट करेगा, शो ऑफ हैंड्स होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, सब में करेगा, सारे शेयर होल्डर्स राइट मिलेंगे। सिर्फ एक राइट नहीं, सिर्फ क्या नहीं मिल रहा है कि उसको 200 मेंबर्स की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा, बस। दूसरी कंडीशन ध्यान से क्या बोला जा रहा है कि पहले एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी का एम्प्लॉय था, साथ ही साथ वो कंपनी का शेयर होल्डर भी था। बाद में उसने कंपनी की जॉब छोड़ दी, बट अभी भी वो कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है। फिर से बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो पहले कंपनी का एम्प्लॉय था, जब वो कंपनी का एम्प्लॉय था उसने कंपनी में शेयर्स भी होल्ड किए हुए थे। जब अगर हम खाली यहां तक पढ़े, पर्सन हु हैविंग बीइंग फॉर्मली का मतलब पहले, हैविंग बीइंग फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एक ऐसा पर्सन जो पहले कंपनी का एम्प्लॉय था, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वो कंपनी का मेंबर भी था। ठीक, वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, और जब वो उसमें नौकरी करता था तब उसने कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे थे, लेकिन एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, और उसने आज भी अपने वो शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, लेकिन वो इस कंपनी को छोड़ चुका है, उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। मतलब यहां पे बात हो रही है ऐसे एम्प्लॉइज की हु वर पास्ट एम्प्लॉइज बट स्टिल दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे मेंबर्स को भी हम 200 मेंबर्स की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ऐसा इस रीजन की वजह से क्योंकि जो एम्प्लॉइज होते हैं इनको मेहनत के लिए हम ईसॉप के तौर पे शेयर्स तो इशू कर देते हैं, लेकिन अगर हम ये लिमिट ना लगाते तो प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को कभी ईसॉप देती ही नहीं, और वो कहती है हमारे पास ऑलरेडी 200 मेंबर्स हैं, अगर हम तुमको देंगे तो 200 मेंबर्स की लिमिट ब्रीच कर जाएगी, तो एम्प्लॉय को बेवकूफ बनाया जाता है। अब मान लो कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, मान लो एक एक बंदे को एक एक शेयर दे देती है, एक अलग अलग मेंबर को, एक अलग अलग इंडिविजुअल को एक एक शेयर दे दिया। 200 की मेंबर की लिमिट उन्होंने कंप्लीट कर ली, उन्होंने बोला मेरे 199 मेंबर हैं। अब ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय कह रहा है हमको शेयर दो, तो वो कंपनी कह रही है हम तुमको शेयर देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमको शेयर देंगे और ये प्रोवाइजो ना लिखा होता तो तुम भी मेंबर की लिमिट में काउंट हो जाते, और तुम मेंबर की लिमिट में काउंट हो जाते तो तुम 200 से ज्यादा एक्सीड हो जाते, तो फिर तुम प्राइवेट कंपनी ना रहते। इसीलिए एम्प्लॉइज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया और कंपनी को बोला गया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि तुम्हारे कितने मेंबर हैं, छोड़िए, तुम एम्प्लॉय को शेयर्स दो, एम्प्लॉय को हम मेंबर्स की लिमिट में काउंट करेंगे ही नहीं। और एक ऐसा एम्प्लॉय जो पहले एम्प्लॉय था तब आपने उसको शेयर्स भी दिए थे, ऑल्दो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है, बट आज भी उसने कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, तो इन दैट सिचुएशन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी हम यहां पर 200 मेंबर्स की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे।
ऑल्दो लिखा यहाँ पे पर्सन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हमेशा इंडिविजुअल ही आएगा। एम्प्लॉयमेंट में हमेशा कौन आएगा? इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल को ही हम नौकरी पे रख सकते हैं, किसी और पर्सन को हम नौकरी पे नहीं रख सकते। बेटा सब कुछ होगा। तुमने क्या बोला यहाँ पे, आखिरी स्टेटमेंट क्या लिखा है? एम्प्लॉयमेंट उसकी सीज हो गई है, सिर्फ उसकी नौकरी गई है। अब वो नौकरी रिटायरमेंट की वजह से गई हो, रेजिग्नेशन की वजह से गई हो, या किसी भी रीजन की वजह से गई हो, बट शेयर उसके पास आज भी हैं। अब शेयर होने की वजह से हम उसको मेंबर की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ऑल्दो हो सकता है कि ऐसा लगे कि उसके पास शेयर्स हैं तो वो मेंबर रहेगा, लेकिन क्योंकि उसने वो शेयर्स तब एक्वायर किए थे जब वो एम्प्लॉय में था। अब मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा, एग्जाम्पल सुनिएगा जरा। सर एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर एक्स। एक पर्टिकुलर पर्सन कौन है? मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स ना एम्प्लॉय हैं ऑफ एबीसी लिमिटेड। बात को समझिएगा, ये एम्प्लॉय हैं किसके? एबीसी लिमिटेड के। सर इन्हीं मिस्टर एक्स को कुछ शेयर्स दिए गए थे बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बीइंग द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इनको क्या दिए गए थे? कुछ शेयर्स। कुछ शेयर्स इनको अलॉट किए गए थे, ठीक सर। इन्होंने 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, ये शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए, शायद किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को ही, क्योंकि ट्रांसफर करना प्रोहिबिट तो था नहीं, रिस्ट्रिक्टेड था, सारी कंडीशंस फुलफिल की, इन्होंने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। अब प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन ये है कि 2 साल पहले ये एम्प्लॉय भी थे, शेयर होल्डर भी थे। 2 साल के बाद इन्होंने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो अब ये सिर्फ एम्प्लॉय रह गए हैं, अब ये शेयर होल्डर नहीं रहे। आफ्टर 1 ईयर, शेयर्स बेचने के 1 साल के बाद इन्होंने ऑफिस भी छोड़ दिया, तो हिज एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। हिज एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, इन्होंने ऑफिस छोड़ दिया। इन्होंने ऑफिस छोड़ा तो किसी नई कंपनी में ज्वाइन किया। जब नई कंपनी में ज्वाइन किया तो इनका पैकेज और इंप्रूव हो गया, इनके पास एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन आने लगी। तो मिस्टर एक्स ने सोचा कि लाओ अब मैं एबीसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता हूं। क्या परचेज कर लेता हूं? शेयर्स परचेज कर लेता हूं। क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो मार्केट से तो शेयर मिलेंगे नहीं, कोई एग्जिस्टिंग मेंबर ऐसा जरूर हो सकता है जो इसको शेयर्स ट्रांसफर कर दे। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनिए, अब अगर यहां पर मिस्टर एक्स एबीसी कंपनी के कुछ शेयर्स एक्वायर करता है, क्या वो अब 200 मेंबर्स की लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? बस ये मेरा क्वेश्चन, होगा या नहीं होगा? पहले मिस्टर एक्स एम्प्लॉय था, साथ ही साथ वो कंपनी का शेयर होल्डर भी बना। पहले उसने शेयर बेच दिए, फिर उसने जॉब छोड़ दी। जब उसने जॉब छोड़ी, क्या तब वो उस कंपनी का शेयर होल्डर था? यस और नो? नहीं था, वो सिर्फ कंपनी का क्या था? एम्प्लॉय था। आज उसने कंपनी छोड़ दी है, आज उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और कंपनी छोड़ने के बाद उसने कोई दूसरी नई कंपनी ज्वाइन की, वहां पैसे अर्न किए, और अब उसने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के कुछ शेयर्स परचेज कर लिए हैं किसी दूसरे शेयर होल्डर से। क्या अब वो यहां पर मेंबर की लिमिट में काउंट होगा? यस, अब वो यहां पे मेंबर की लिमिट में काउंट होगा, क्योंकि हम लोग अगर प्रोवाइजो को ध्यान से देखें तो वहां क्या लिखा था? एक ऐसा पर्सन जो पहले कंपनी का एम्प्लॉय था, साथ ही साथ कंपनी का शेयर होल्डर था, उसने अपनी नौकरी तो छोड़ दी है बट वो अभी भी कंपनी का मेंबर है। इस रीजन की वजह से हम उसको वहां मेंबर्स की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है तो उस सिचुएशन में वो मेंबर की लिमिट में काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा, बिना एग्जाम्पल के काम नहीं चलेगा। सर कंपनी कितनी तरीके की हो सकती हैं? सिर्फ 2 ही तरीके की हो सकती हैं मेजर तौर पे, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। हाँ उसकी सब टाइप्स बहुत तरीके की हो सकती हैं। अभी हम 3 तरीके की कंपनी और पढ़ेंगे, एक लिमिटेड बाय शेयर, एक लिमिटेड बाय गारंटी, और एक लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। नोट करिए फटाफट से इसको।
हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में भी पढ़ा था ना, होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में। नोट किया? ठीक है यहाँ तक? किसी एग्जिस्टिंग मेंबर से खरीदने पड़ेंगे। कौन सी? पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, इनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जिनके भी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं वो प्राइवेट रहती ही नहीं है। हम लोग बताएं लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हम लेमैन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं अगर कंपनी सरकार की है तो वो पब्लिक कंपनी है, लेकिन अगर उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो वो प्राइवेट है, हम ये मानते हैं। तो रिलायंस को भी आप क्या मानते हो कि वो प्राइवेट है, लेकिन एक्चुअल में वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है ना, क्योंकि वो प्राइवेट पर्सन के कंट्रोल में होती है, तो इसलिए लेमैन बोलता है ये तो प्राइवेट कंपनी है। सरकार के कंट्रोल में होती है तो वो बोलता है कि ये सरकारी कंपनी है, लेकिन लेमैन के तौर पे तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको तो इसके हिसाब से देखना है। हाँ जी, अगर उसने ट्रांसफ़र किए हैं तो इन दैट सिचुएशन जब वहाँ पे शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे तो पहले मौका किसको दिया जाएगा? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स उसको एक्वायर नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, अगर वो ट्रांसमिशन के तौर पे आ जाएगा, वो ट्रांसमिशन के, क्योंकि ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन में फ़र्क है। अगर वो अपने जीते जी ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर वो काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। कोई बात नहीं, फिर जब दोबारा से हमारे पास आएंगे तो काउंट होएगा, जब उस टाइम है उस टाइम देखा जाएगा। बढ़ें आगे, बढ़ें आगे, चलो लिखिए जरा डेफिनेशन लिखिए सर। सब्सिडरी कंपनी, किसी के पास, अगर किसी के पास शेयर पहले हैं और वो बाद में कंपनी का एम्प्लॉय बना है, तो जब वो शेयर होल्डर बना था तब वो एम्प्लॉय था नहीं, तो वो मेंबर की लिमिट में ऑलरेडी काउंट हो चुका था, तो अब वो एम्प्लॉय बना तो वो ऑलरेडी काउंटेड है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन पहले शेयर होल्डर था तो वो ऑलरेडी मेंबर की लिमिट में काउंट हो गया था, अब बाद में वो एम्प्लॉय बना तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंबर की लिमिट में काउंट हो चुका है। अब कुछ नहीं होगा, अब तो वो ऑलरेडी मेंबर है ना। पहले बेटा तो क्या हो गया, वो तो ऑलरेडी पहले से मेंबर है। अगर तुमको मैंने 100 शेयर दिए तब तुम शेयर होल्डर बन गए थे, बाद में तुम एम्प्लॉय बने, मैंने तुमको 500 शेयर और दे दिए, तो नाम तो तुम्हारा ही लिखा है, मेंबर कहाँ से अलग हो गया? तुम एक बंदे को 2 बार थोड़ा लिखोगे। चलो डेफिनेशन कौन सी आई सर? सब्सिडरी कंपनी लिखेगा सर सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी। और यहाँ पे भी अभी हम पूरी डेफिनेशन नहीं करेंगे, आधी डेफिनेशन करेंगे जितनी जरूरत है अभी, फिर आगे जब प्रोविजन पढ़ेंगे तब पूरी कंप्लीट करेंगे। लिखिएगा जरा, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी in relation to other company, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी in relation to any other company means a company in which the holding company controls the composition of the board of directors। BOD का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और
exercises or controls, exercises or controls more than one half, exercises or controls more than one half of the total voting powers, of the total voting powers, either at its own, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies, with one or more of its, together with one or more of its subsidiary companies. बस इतना ही समझना है हमको आज अभी। एग्जाम्पल्स पे बहुत फोकस करिएगा, एग्जाम्पल्स ही मेन होने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, नोट करते चलिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, सर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो होल्ड करती है, लिखेगा होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर। वीपी का मतलब यहां पे क्या है? वोटिंग पावर ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड यहां पर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, किसमें? वाई लिमिटेड। कौन किस पर वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहा है? एक्स कंट्रोल कर रहा है किसके ऊपर? वाई के ऊपर। तो एक्स कंपनी क्या कहलाई जाएगी? होल्डिंग कंपनी। किसकी? और वाई लिमिटेड क्या कहलाई जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। किसकी? तो यहां पे लिखेगा होल्डिंग कंपनी। एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। किस रीजन की वजह से सर ये सब्सिडरी बनी? किस रीजन की वजह से ये सब्सिडरी बनी? वोटिंग पावर्स की वजह से। क्योंकि सर अभी हम सेक्शन 2 क्लॉज 87 पढ़कर आए, और उसमें क्या लिखा है? ध्यान से देखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले उतना देखिएगा। सब्सिडरी कंपनी मींस, जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना उतना पढ़ना, ठीक है? सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ। वन हाफ का मतलब क्या हो गया? 50%। अच्छा, लास्ट क्लास में हम गवर्नमेंट कंपनी पढ़कर आए थे, तो वहां पे भी 50% थी। वहां लिखा था कम से कम 51% स्टेक होना चाहिए। किसके पास? किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या पार्शली, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट सब मिला के। अब यहाँ पे लिमिट कितनी दी हुई है? 50%। इसका मतलब 50.1 भी हुआ तो क्या कंडीशन फुलफिल हो जाएगी? हाँ। और अगर 49.99 भी है तो कंडीशन फुलफिल नहीं है। 50% एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 50% है। अब एग्जैक्टली 50% है। जवाब दो, क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन हाफ। मोर देन वन हाफ का मतलब 50 से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला 50 से हल्का सा भी ज्यादा हुआ तो बोल देंगे कि कंडीशन ब्रीच हो गई। अगर 50 एग्जैक्टली है तो भी वहां पर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। 50 से ज्यादा होना चाहिए, पहली चीज। अब ध्यान से, सर अभी हमको ये नहीं पता कि ये वोटिंग पावर्स क्या होती है, अभी हमको नहीं पता। अभी हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट के बाद कि वोटिंग पावर क्या होती है। तब तक हम जरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी के आगे लिखिएगा, इसी के एग्जाम आगे लिखिएगा, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% of voting power of Z Limited.
Y Limited holds more than 50% of voting powers of Z Limited. अब बताइए, अब Y Limited को क्या बोलेंगे? Y Limited को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी किसकी? ऑफ Z Limited, ऑफ Z Limited. और Z Limited को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी ऑफ Y Limited. क्या ये बात सच है? इसका मतलब अभी हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को अलग लेके चल रहे थे और नीचे वाले को अलग लेके चल रहे थे. अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं. अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, नोट कर लिए ये. अब हम ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. X लिमिटेड 50% वोटिंग पावर एक्सरसाइज करता था Y लिमिटेड में, और Y लिमिटेड 50% वोटिंग पावर्स एक्सरसाइज करता है किसमें? Z लिमिटेड में. नोट करिए ये. क्या ये लाइन समझ, ये क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है? X लिमिटेड किसमें वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं? Y में. और Y किसमें कर रहे हैं? Z में. दोनों में 50% से ज्यादा. अब हम ऐसे बोलते हैं कि 51 कर देते हैं. ये लीजिए, इधर भी कितना कर देते हैं? 51. ये लीजिए. अब क्वेश्चन सुनिएगा मेरा. इज Z लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ X लिमिटेड? क्या Z लिमिटेड X लिमिटेड की सब्सिडरी है? अब हम ऐसे बोल रहे हैं, एक तरीके से समझिएगा. X लिमिटेड है ग्रैंडफादर, Y लिमिटेड है फादर, और Z लिमिटेड क्या है? सन. एक है दादा, एक है पापा, एक है बेटा. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ऐसे बोलेंगे, Z लिमिटेड पे पूरा कंट्रोल है Y का, लेकिन Y पर पूरा कंट्रोल किसका है? X का. Z पर पूरा कंट्रोल किसका है? Y का. लेकिन Y पर पूरा कंट्रोल किसका है? X का. इसका मतलब इनडायरेक्टली शायद X का पूरा कंट्रोल है Y पर भी और Z पर भी. इसीलिए हम नीचे क्या लिख रहे हैं कि इज Z लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ X. तो आप बोलेंगे यस. आप बोलेंगे यस. ठीक है, क्लियर है ये एग्जाम्पल? एक और लिखूं एग्जाम्पल? चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2. एक तरफ है सर P लिमिटेड और एक तरफ है सर Q लिमिटेड. एक तरफ है P लिमिटेड और एक तरफ है Q लिमिटेड. Q लिमिटेड में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं सर. क्या है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? 10. Q लिमिटेड में क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कितने? 10. एक सिचुएशन गिवन है, लिखिए गिवन. लिखिए गिवन. लिखें, लिखिए. P लिमिटेड हैज, एक सिचुएशन गिवन है, उसमें क्या लिखा है? P लिमिटेड हैज पावर टू अपॉइंट, P लिमिटेड हैज पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव, पावर टू अपॉइंट एंड remove 6 directors, 6 directors out of 10 directors, out of 10 directors of Q limited. हाँ जी बताइए. कह रहे हैं इसका मतलब Q लिमिटेड का कंपोजिशन क्या है ऑफ डायरेक्टर्स? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये भी
हाँ बताइए, क्यू लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या कहलाया जाता है? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी इज ट्रीटेड एज द कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब क्यू लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 10। तो हम ऐसे बोलेंगे कि क्यू लिमिटेड का जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कितना है? 10। उसमें से पी लिमिटेड कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कर सकती है? 6। क्या बोल दें? आधे से ज्यादा। क्या बोल दें? आधे से ज्यादा। और हम लोगों ने ऊपर देखिए क्या लिखा पहला स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा? सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल द कंपोजिशन का मतलब है कि उस कंपनी में कौन डायरेक्टर बनेगा और कौन डायरेक्टर नहीं रहेगा, ये डिसाइड कर रही है कोई दूसरी कंपनी। अब अगर हम ऐसे बोले तो अपने एग्जाम्पल में क्या बोल दें कि क्यू लिमिटेड में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर पी लिमिटेड के पास है, और इस रीजन की वजह से पी लिमिटेड क्या का बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। किसकी? ऑफ क्यू लिमिटेड। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पावर्स के बेसिस पे नहीं, वोटिंग पावर्स के अलावा बोर्ड का कंपोजिशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिएगा भी ध्यान से, अभी सुनाता हूं, ध्यान से देखिए। सर हम ऐसे बोलते हैं कंपनी में दो लोग होते हैं, एक होते हैं डायरेक्टर्स और एक होते हैं मेंबर्स। ऑल्दो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में फर्क होता है। अभी देख भी लेते हैं क्या फर्क होता है। चलो सुनते ही चलो फटाफट से, जो जो चीज आती जा रही समझते चलो। सर हम ऐसे बोलते हैं कि सर जो कंपनी होती है ना वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है लिमिटेड कंपनी और एक होती है अनलिमिटेड। ऑल्दो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो 99.99% टाइम्स आपको सारी कंपनीज लिमिटेड ही दिखेंगी, बट ऐसा नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड कंपनी हो नहीं सकती। हो सकती है बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। ठीक सर, अब ध्यान से देखिए, कह रहे हैं एक तरफ है लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड कंपनी भी दो तरीके की हो गई, दो भी क्या तीन तरीके की हो गई। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक क्या होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। एक कौन सी होती है? लिमिटेड बाय गारंटी। कैसी कंपनी सर? लिमिटेड बाय गारंटी। एक और होती है सर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। क्या होती है? लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग। अब ध्यान से सुनिए इनमें फर्क क्या है, एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी रहेगी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सर, लिमिटेड बाय शेयर्स अगर कंपनी है तो इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उन सारे मेंबर्स को हम शेयर होल्डर्स का नाम देंगे। इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे हम उन सारे लोगों को क्या नाम देंगे? शेयर होल्डर्स। अब ये मेंबर और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। क्या इन्वेस्ट करते हैं? फंड्स। जो भी पर्सन कंपनी में फंड इन्वेस्ट करता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। लेकिन क्योंकि कंपनी में शेयर्स हैं, कंपनी में क्या है? शेयर्स, तो उस मेंबर को पैसा लगाने के बदले में उस कंपनी के शेयर का एक हिस्सा मिल जाएगा। इस वजह से हम उसको और नाम क्या दे देंगे कि वो कंपनी का क्या बन गया है? शेयर होल्डर। लेकिन सर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी जो लायबिलिटी होती है, इनकी जो क्या होती है? लायबिलिटी, वो क्या होती है सर? लिमिटेड। कैसे लिमिटेड होती है? जरा बात को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स हैं और उस मिस्टर एक्स ने एक कंपनी की कैपिटल है टोटल 1 लाख रुपए की, और मिस्टर एक्स ने उसमें से 20,000 रुपीज के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। एक शेयर है सर, 1 शेयर इज इक्वल्स टू ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। टोटल कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे? 10,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे? 10,000। ध्यान से, मिस्टर एक्स के पास कितने रुपए की कैपिटल है? 20,000 की। इसका मतलब उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? तो हम ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इनके पास 2,000। ये बात समझ में आई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सर 2,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। अगर इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने 2,000 रुपए में से 6 रुपए कंपनी को ऑलरेडी पे किए हुए हैं, तो हम ऐसे बोल देंगे कि इस शेयर होल्डर ने अभी 4 रुपए कंपनी को और देने हैं।
कल को अगर कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके की लायबिलिटी अराइज होगी तो इस शेयर होल्डर को मैक्सिमम कितने रुपए देने पड़ेंगे? सिर्फ 4 रुपए। इसी वजह से हम इस कंपनी को नाम क्या दे रहे हैं कि ये लिमिटेड है। ये कंपनी लिमिटेड होने का मतलब है कि कंपनी लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, इन टर्म्स ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन सुनिएगा, कभी कभी आपको कंपनी ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा कि राम श्याम गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ लिमिटेड कंपनी। क्या लिखने को मिल सकता है? अब व्हाट डज दिस लिमिटेड मींस, बताओ। इस लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है? कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या उसके मेंबर्स की? ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन वर्ड लिमिटेड कंपनी के कंटेक्स्ट में यूज नहीं होता। वर्ड लिमिटेड किसके कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है? लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स के कंटेक्स्ट में। बात समझ में आ रही है? फिर इसी तरीके से हम ऐसे बोलेंगे कि अगर कंपनी कैसी है? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो सर फर्क ये होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर को अपना एग्रीड अमाउंट पे करना होता है टू द कंपनी अप फ्रंट। अप फ्रंट का मतलब पहले पैसा दो तब कंपनी के शेयर होल्डर बनो। पहले पैसा दो और तब कंपनी के क्या बनो? शेयर होल्डर। लेकिन अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, कैसी कंपनी है? लिमिटेड बाय गारंटी, तो ऐसे केस में ध्यान से सुनिए अब क्या हो रहा है। यहां पर अगेन एक मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स को ऐसे बोला गया कि आप गारंटी दीजिए कि कल को अगर कंपनी कभी वाइंडिंग अप में चली जाए, अगर कल को कभी कंपनी को बंद करने की सिचुएशन आ जाए, तो आप एग्री करिए, गारंटी लीजिए और बताइए उस टाइम आप कंपनी को कितने रुपए देंगे। अब यहां मिस्टर एक्स कह रहे हैं ठीक है सर, हम लायबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। अब कल को अगर कंपनी के ऊपर 1 करोड़ की भी लायबिलिटी क्रिएट हो गई और कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, तो मिस्टर एक्स से कितने रुपए रिकवर किए जाएंगे? सिर्फ एक एग्रीड अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। इससे ज्यादा 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया जाएगा। ऐसे केस में यहां क्योंकि कोई शेयर नहीं है, इस वजह से मिस्टर एक्स को सिर्फ मेंबर बोला जाएगा, शेयर होल्डर नहीं बोला जाएगा। क्या नहीं बोला जाएगा? शेयर होल्डर नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी हैविंग लिमिटेड बाय शेयर विल बी ट्रीटेड एज शेयर होल्डर ऑल्सो। लेकिन अगर कोई लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके जितने भी ओनर्स हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स कहलाए जाएंगे, शेयर होल्डर्स नहीं कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहां ड्यूअल लायबिलिटी आ जाएगी उस मेंबर के ऊपर, एक शेयर्स की वजह से और एक गारंटी की वजह से। लेकिन लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड ही। लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड ही। अनलिमिटेड कंपनी सिर्फ एक ऐसी कंपनी हो सकती है जहां पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बट उसको हम लोग को अभी डिस्कस नहीं करना। फिर दूसरी चीज, सर जो कंपनी में पैसा लगा रहा है वो कंपनी का मेंबर बन जा रहा है, लेकिन वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज नहीं संभालता, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज को संभालने के लिए कंपनी अपॉइंट करती है डायरेक्टर्स को। ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो एक एचयूएफ भी हो सकती है, लेकिन जो डायरेक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ही हो सकता है। एक नेचुरल पर्सन ही खाली क्या बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर। अच्छा मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, पार्टनरशिप फर्म इज अ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन? पार्टनरशिप फर्म इज अ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन? Partnership firm is not a person. Partnership firm is under Companies Act. Under Income Tax Act, it is a person. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे। अब ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म एक नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन? तो तुम बोलोगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पर्सन ही नहीं है। अगर वो पर्सन होगा तब क्वेश्चन अराइज होगा कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल। अब मैं तुमसे पूछूं, कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, तो तुम बोलोगे पहले तो वो पर्सन है, इस वजह से हम चेक कर रहे हैं कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल, तो तुम बोलोगे कि वो कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन पार्टनरशिप फर्म अंडर कंपनीज एक्ट कोई भी पर्सन नहीं है, और जब वो पर्सन ही नहीं है तो फिर वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, इस बात का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। बात समझ में आई?
ध्यान रखना इस चीज़ को, इस चीज़ पे फोकस करिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई, नोट कर लीजिए इसको। पढ़ने में आ रहा है? अभी एक दो एग्जाम्पल मैंने और देने हैं इसमें, अभी एक दो एग्जाम्पल सब्सिडरी कंपनी के लिए और लिखने पड़ेंगे आपको। और आराम कर लो, थोड़ा थोड़ा और, दो चार चेयर चेयर तक के पैर में लंबे कर लो। नैना कह रही है सर बिल्कुल मन की बात आपने बोल दी है। चेयर्स बेटर थी, लो पहले चेयर्स चेयर्स करते रहते थे कि चेयर्स बेटर नहीं, आप कह रहे हो चेयर्स बेटर नहीं। हाँ हाँ, अच्छी बात है ना। अच्छा इसीलिए देखो हम लोगों ने क्या किया, जो बैठने वाली है ना उसको अटैच करवा दिया उससे, जिससे कि अगर तुम हल्का सा भी इधर उधर कुछ किए तो पीछे वाले को डिस्टर्बेंस होगी। सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे बैठे रहो, वरना फैलने में तो वैसे ही बहुत आगे हैं, एक सेकंड लगता नहीं फैल जाते हैं। तो गद्दा ले आना कल, अपने लिए ले आओ गद्दा, जो मर्जी लेकर आओ। क्या बोला? शादी वाला गद्दा, शादी का घर है, हाँ सही बात है। हाँ उसमें लोगों ने बोला ना ड्यूअल कैपेसिटी है, शेयर होल्डर भी होगा और उसमें वाइंडिंग अप के टाइम के लिए गारंटी भी ली होगी, तो फिर हाँ लेकिन हो तो सकती है ना, होती हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम देखोगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही आपको मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अनलिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती है। नहीं डिपेंड करेगा ना, अगर आपकी एक सोसाइटी वगैरह जैसे एक चैरिटेबल पर्पस है तो आपको शेयर कैपिटल रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको फंड्स की जरूरत नहीं है, आपके पास तो फंड्स आएंगे, तो फिर आपको शेयर कैपिटल क्यों रखनी। इन सबके इनकॉर्पोरेशन के तरीके, इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे होते हैं तब हमसे आरओसी पूछता है कि आपको कंपनी कौन सी तरीके की रजिस्टर करानी है, तब हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर कंप्लायंस करते हैं, तो हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा इसका मतलब फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कंपनी ब्रॉडर हेड्स में होल्डिंग सब्सिडरी बाद में बनती है, कंपनी ब्रॉडर हेड्स में लायबिलिटी अनलिमिटेड बाद में बनती है, पहले क्या बनती है प्राइवेट या पब्लिक। सबसे पहले कंपनी क्या बनती है, यही डिसाइड करना है कि प्राइवेट बनानी है या पब्लिक। प्राइवेट बनानी है तो फिर डिसाइड करो लिमिटेड बाय शेयर रखनी है या लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल। किसमें? हाँ तो उसमें मेंबर भी कहलाए जाएंगे, शेयर होल्डर भी कहलाए जाएंगे, बिल्कुल वो सिर्फ मेंबर कहलाए जाएंगे। और ऊपर करो, करें एक एग्जाम्पल और लिखें। थोड़ा जूम कर दो, ये लो शेयर ले लो। कल से ना वो एक ऐसा करना, मार्केट जाओ, संडे है ना कल, अपने अपने लिए गद्दी बनवाओ और अपनी अपनी गद्दी साथ में लेकर आओ और उसमें बैठो। हाँ क्वेश्चन पीछे रख, पिलो कवर पिलो ले आएंगे नेक्स्ट क्लास से, सोफे का क्वेश्चन उठा के ले आएंगे, अब ठीक लग रहा है। बल्कि ज़्यादा बेटर है, क्वेश्चन लगा लोगे ना तो सीधे सीधे बैठोगे, इस बहाने की टेक लगाएं। गुड, नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिए। मतलब किसी में खुश नहीं रहना है, पहले चेयर से परेशान थे अब ये बेंचेस से परेशान है, कल को बोलेंगे सर वो रिक्लाइनर सीट्स ले आइए, आराम से आगे पैर
हम पीछे लेट के पढ़ेंगे, कितना सही रहेगा। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है सर। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं करता ना मैं, सिर्फ सोच के तुम्हारे मन में क्रिएट करवा देता हूँ, एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है, हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है। है? ये वाली चेयर मंगवा ले, ऐसे घूमते घूमते पढ़ेंगे ऐसे। है? चलो एक एग्जाम्पल और लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, होल्डिंग सब्सिडरी का ही लिखना एग्जाम्पल, ठीक है? लिखिएगा सर जरा। एक कंपनी है सर सी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? सी लिमिटेड। एक कंपनी है सर ई लिमिटेड, और एक कंपनी है डी लिमिटेड। 3 कंपनी है सर, सी डी एंड ई। सर जो डी लिमिटेड है ना, इसकी टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए की। कितने रुपए की सर? 10 लाख की। जिसमें सी लिमिटेड ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं? 4 लाख रुपए। ठीक है? और ई लिमिटेड ने भी डी लिमिटेड में पैसे लगाए हुए हैं 2 लाख रुपए। कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं सर? 2 लाख रुपए। और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, और उस गिवन पॉइंट में ये लिखा है ई लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ सी लिमिटेड। ये गिवन है कि जो ई लिमिटेड है वो सब्सिडरी है किसकी? सी लिमिटेड की। हाँ, अब बताइए, क्या डी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है सी की? क्या डी लिमिटेड सब्सिडरी है सी की? ये तो गिवन है कि ई जो है वो सब्सिडरी है किसकी? सी की। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सी लिमिटेड है वो ई की होल्डिंग कंपनी है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ई है वो सी की सब्सिडरी कंपनी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि डी लिमिटेड सी लिमिटेड की सब्सिडरी है? यस और नो? प्रोविजन पढ़ें अगर हम। अरे रुक तो जाओ, क्या लिखा है? एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। अब बताइए, अब बोलो, क्या अब बोले कि डी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड की सब्सिडरी है? क्योंकि क्या बोला गया, डी ने अगर पूरे मोर देन 50% नहीं भी होल्ड किए हुए हैं, अगर अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर भी मोर देन 50% होल्ड कर लिए, तो भी वो कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी। बात समझ में आई? अब नीचे लिखिएगा, चलिए लिखिए यहां पे जरा। हेयर सी लिमिटेड, बस बस बस, हेयर सी लिमिटेड टुगेदर with its subsidiary E Limited C Limited together with its subsidiary E Limited holds या exercise या controls, कोई भी वर्ड यूज करिए, more than 1/2 of total voting powers। वैसे जब टोटल वोटिंग पावर्स ना सेक्शन 47 पढ़ेंगे शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, तब हमको टोटल वोटिंग पावर का मतलब समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं तुमसे डिस्कस करूंगा कुछ, जिससे तुमको एक आइडिया लग जाए कि वोटिंग पावर है क्या। अभी डिस्कस करते हैं। सी लिमिटेड टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी ई लिमिटेड होल्ड्स एक्सरसाइज कंट्रोल्स मोर देन 1/2 of total voting power of D Limited।
क्या ये बात सच है? C Limited together with its subsidiary E Limited holds exercise controls more than 1/2 of total voting power of D Limited. ये लीजिए, बक्से बना लीजिए, ये लो, बन गया। अब कंक्लूजन लिखते हैं सर। कंक्लूजन, बोलना कंप्लीट करना। C Limited is holding company of, C Limited is holding company of, सिर्फ E या D भी? तो दोनों लिखो ना, शर्माने वाली क्या बात है। C Limited is holding company of D Limited as well as E Limited, दोनों कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, D Limited is subsidiary of, D Limited is subsidiary of C Limited। और तीसरा, E Limited is subsidiary of C Limited। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? देखो ऊपर, नोट कर लो पहले। अच्छा है, जितना नोट कर रहे हैं नोट कर लो। बहुत सिंपल सी बात है। इधर देखो, ऐसे देखो, एक कंपनी ने 40% शेयर एक्वायर किए हुए इस कंपनी में, ठीक। अब क्योंकि 50 से कम है तो इस वजह से ये तो होल्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन इस होल्डिंग की एक सब्सिडरी है, और होल्डिंग और उसकी सब्सिडरी ने मिलकर मोर देन 50 एक्वायर किए हुए इस कंपनी में। अब क्या ये सब्सिडरी है? बस यही है। होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर, अब वो तो ऑलरेडी है ना, हम लोगों ने लिखी है। होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर किसी तीसरी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर ले लिया, तो वो जो तीसरी कंपनी है वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, बात नोट कर लिया सबने? कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ पूछना है तो बताओ बेटा। एग्जाम में केस स्टडीज आएंगी। हाँ, अभी हम लोग वैसे करके देखेंगे। अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ें कर रहे हैं ना। अभी तो हम लोग पूरी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अभी हमको पूरा प्रोविजन नहीं पता है, तो अभी हम लोग वो स्टेटमेंट लिस्टें लिख नहीं रहे हैं। जब हम लोग एक्चुअल में सारे सेक्शंस पढ़ रहे होंगे ना, तब बेटर तरीके से केस स्टडी का आंसर फ्रेम हो पाएगा। क्योंकि जब हम केस स्टडी लिखेंगे तो हमको पहले प्रोविजन ऑफ लॉ भी लिखना पड़ेगा कि लॉ का प्रोविजन है क्या, जिसके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन देंगे। नहीं, पूरी लॉ की लैंग्वेज लिखनी नहीं है। हमसे ICSI मना करता है कि लॉ की लैंग्वेज आप लिखिए ही नहीं, क्योंकि वो याद ही नहीं हो सकती इतनी आसानी से। आप कैसे याद कर सकते हो उसको इतनी जल्दी? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी लैंग्वेज में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। डेफिनेशन भी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आती है। आपसे ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखिए एज इट इज एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68, ऐसा नहीं है। या सब्सिडरी लिखिए 85 क्लॉज में, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन यूसेज करनी पड़ेगी, उसका यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब देखो क्लॉसेस वॉसेस ना याद करने की जरूरत नहीं है तुमको इतनी ज्यादा, मेन सेक्शन याद करने की जरूरत है। हाँ, अब वो तो तुम देखो, ये तो इम्पोर्टेंट है, तो ये तो करना पड़ेगा। तो कुछ जगहों पे जहाँ हम लोग नोट कर रहे हैं वो तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अब सर एक वर्ड यूज होता है, इधर देखो क्या वर्ड लिखा है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब इट्स लाइक अ डिसीजन। रेजोल्यूशन इज लाइक अ डिसीजन। सर वैसे तो जनरली कंपनी में हम देखते हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज में डिसीजन लेने के लिए जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं। जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं वो सब मिलकर क्या अपॉइंट कर देते हैं? डायरेक्टर्स। फिर वो डायरेक्टर्स कंपनी के डे टू डे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेना है तो उस सिचुएशन में डिसीजन लेने की पावर मेंबर्स के हाथों में होती है। इसका मतलब छोटे मोटे जितने भी मैटर्स हैं वो सब तो डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मैटर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मेजर चेंज लाने वाला है,
वो तब तक फाइनल नहीं होगा जब तक मेंबर्स उसके रिगार्डिंग अपनी अप्रूवल ना दे दें। अब ध्यान से, एक रिजोल्यूशन होता है जो बोर्ड रिजोल्यूशन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन। एक रिजोल्यूशन होता है सर जो शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन। सुन लीजिएगा पहले, बाद में नोट करिएगा, टाइम दूंगा नोट करने का, ठीक है सर। बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब है कि डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन का मतलब है कि रिजोल्यूशन इज बीइंग टेकन बाय द शेयर होल्डर्स। बोर्ड रिजोल्यूशन अगेन दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेजॉरिटी, एक क्या होता है? मेजॉरिटी। एक होता है यूनानिमस। एक कैसा होता है? मेजॉरिटी। और एक कैसा होता है? यूनानिमस। मेजॉरिटी का मतलब है कि मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं। कितने डायरेक्टर्स हैं? 10। और एक पर्टिकुलर बिजनेस आइटम डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट किया गया और उनसे पूछा गया कि इस डिसीजन के फेवर में कितने लोग हैं और इस डिसीजन के अगेंस्ट कितने लोग हैं। अब उन 10 में से 6 ने बोला हम फेवर में हैं, 4 ने बोला हम अगेंस्ट हैं। इसका मतलब 10 में से मेजॉरिटी मोर देन 50% फेवर में है और लेस देन 50% अगेंस्ट में है। डिसीजन पास्ड। डिसीजन क्या हो जाएगा? पास। इसका मतलब सर हम ऐसे बोल रहे हैं कि टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 10। और इस 10 में से 6 जो हैं वो किस में हैं? फेवर में हैं, और 4 जो हैं वो किस में हैं? अगेंस्ट में हैं। इसका मतलब ये मेजॉरिटी डिसीजन आ गया, डिसीजन टेकन। अब ध्यान से, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आइटम के लिए लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स की कैसी अप्रूवल चाहिए? यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब है ऑल द डायरेक्टर्स शुड अप्रूव इट। क्या बोला जा रहा है? ऑल द डायरेक्टर्स शुड अप्रूव इट। अब ज्यादा डिफिकल्ट पास करवाना क्या है? मेजॉरिटी डिसीजन लेवाना ज्यादा आसान है या यूनानिमस ज्यादा आसान है? मेजॉरिटी ज्यादा आसान है, क्योंकि मेजॉरिटी आने के चांसेस ज्यादा हैं। यूनानिमस के आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं कि सारे के सारे डायरेक्टर्स को पहले लूप में लो, उनसे सबसे फेवर में डिसीजन दिलवाओ, तब जाके वो डिसीजन पास किया जाएगा। अब कौन से आइटम के लिए मेजॉरिटी चाहिए, कौन से के लिए यूनानिमस चाहिए, जब लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी भी मैं बोल दूं, 100 में से 99% टाइम्स हम देखेंगे कि मेजॉरिटी डिसीजन से काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा? मेजॉरिटी डिसीजन से काम चल जाएगा। कुछ इक्का दुक्का केसेस होंगे जहां पे हम कैसा अप्रूवल लेंगे? यूनानिमस अप्रूवल। फिर ध्यान से सुनिए, कुछ जगहों पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि डिसीजन तब तक पास नहीं होगा जब तक शेयर होल्डर से अप्रूवल ना मिल जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा, कि मान लीजिए आप अपने कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स चेंज करना चाहते हैं। जब कंपनी बनी थी तब कंपनी किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी, शेयर होल्डर से पैसा ले लिया गया, बाद में कंपनी चाहती है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव तब तक चेंज नहीं होगा जब तक शेयर होल्डर से अप्रूवल ना आ जाए। अब ध्यान से, शेयर होल्डर से जब रिजोल्यूशन पास करवाते हैं तो वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओआर और एक होता है एसआर। एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कैसा रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और एक को बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्पेशल रिजोल्यूशन। सर जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है ना, ये बिल्कुल डिट्टो सेम होता है इस मेजॉरिटी के जैसा। फर्क सिर्फ इतना है कि मेजॉरिटी जहां हम लोगों ने लिखा है वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोट करेंगे और यहां ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में शेयर होल्डर वोट करेगा। लेकिन यहां पर वही कि वोट अगर फेवर में ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अगेंस्ट तो डिसीजन टेकन। डिसीजन टेकन। अगर यहां पे फिर से वही मोर देन 50% अगर फेवर में आ जाए तो डिसीजन टेकन, अगर मोर देन 50% अगेंस्ट में चला जाए तो डिसीजन नॉट टेकन। ऑर्डिनरी में। किसमें? ऑर्डिनरी। नोट करिए फटाफट से, ये जल्दी से नोट करिए। क्या लिखा है देखिएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या लिखा मैंने नीचे? वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन इज मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अगर ये हो जाता है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास। ये सर हमको देखने को मिलेगा सेक्शन 114 में।
किसमें देखने को मिलेगा? सेक्शन 114 जब पढ़ेंगे तब हमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पे पूरी डिटेल पे पढ़ने को मिलेगा। नोट किया? जो चीज़ें नोट कर रहे हैं ना उसको संभाल के रखना, खोना नहीं है। और ये जो फर्रे होते हैं ना लूज पेजेस, उसमें तो बिल्कुल भी नोट ना करना, रजिस्टर में ही नोट रखना। ठीक है सर, किया नोट? बढ़े आगे। सर स्पेशल रेजोल्यूशन पे आते हैं। किस पे आते हैं सर? स्पेशल रेजोल्यूशन। यहां लिखिएगा सर स्पेशल रेजोल्यूशन के नीचे वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन शुड बी इक्वल टू और मोर देन 75%। नहीं बोलेंगे 75%। अगर आप लोगों ने सुना है कभी तो भूल जाइए उसको। 75% नहीं बोलेंगे। 75% बोलने में ना कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं। अभी बताऊंगा कैसे क्रिएट होंगी, क्योंकि 75% बोलेंगे ना तो बार बार परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अभी इसको बहुत सिंपलीफाई कर देते हैं। क्या लिख रहे हैं? वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन शुड बी इक्वल टू और मोर देन 3 times, should be equal to or more than 3 times votes cast against the resolution. अगर कुछ 75% वैसा अगर कुछ पड़ा हुआ है तो भूल जाओ, सब दिमाग से निकाल देना उसको। यहां पे लिखा हुआ था इक्वल टू नहीं लगा था, यहां पे ध्यान रखिएगा ऑर्डिनरी में, क्योंकि अगर इक्वल्स टू लगा होता ना तो 50-50 हो जाता, तो फिर तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। तभी वहां पे लिखा था कि ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर का मतलब 50 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि जितने वोट अगेंस्ट में आए हैं, जितने वोट मल्टीप्लाई बाय 3, अगर उतने भी फेवर में आ गए हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास। जितने वोट किस में आए हैं? मान लो अगेंस्ट में वोट आए 10, कितने आए हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ? 30। अगर फेवर में 30 या 30 से ज्यादा आ गए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास। अब अगेंस्ट में कितने आए थे? 10, मल्टीप्लाई बाय करना है 3, टोटल कितना बना? 30, फेवर में आए 29, एसआर नॉट पास्ड। तो 75% वाली कहानी खत्म हो गई। ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है। अगेंस्ट में आए थे 10, फेवर में आए 31, मल्टीप्लाई बाय किया 3 तो वह 30 से ज्यादा है, तो बोला था हम लोगों ने इक्वल्स टू और मोर देन 3 टाइम्स, एसआर पास्ड। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल्स ऑन एसआर लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा ऐसे, एग्जाम्पल्स ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन। लिखें पहला एग्जाम्पल। अभी देखिएगा कैसे ट्विस्ट आएगा इसमें। टोटल कितने मेंबर्स लिखें? टोटल मेंबर्स कितने लिखें? 10। वोट्स इन फेवर, और यहां लिखिएगा वोट्स अगेंस्ट। वोट्स इन फेवर है 6, अगेंस्ट है 4। बताइए एसआर पास और नॉट। फेवर में कितने आए और अगेंस्ट कितने आए? 4। अगेंस्ट हैं कितने? 4, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना हुआ? 12। 4 इंटू 3 क्या? 12। फेवर में कितने आए हैं? क्या 12 से कम है? तो इसका मतलब एसआर पास नहीं हुआ। लिख लीजिएगा नो एसआर, या ऐसे लिखेगा एसआर नॉट पास्ड। नो एसआर ना लिख करके क्या लिखेगा? एसआर नॉट पास्ड। ठीक है।
बढ़े आगे, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। अगेन टोटल 10 मेंबर्स, क्या चीज? देखो वोट्स फेवर में कितने आए थे? 6, अगेंस्ट में कितने हैं? 4। हम लोगों ने ऊपर किया कि जो वोट्स फेवर में आने चाहिए वो अगेंस्ट का 3 टाइम्स उस या बराबर होना चाहिए या 3 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए। अगेंस्ट में कितने हैं? 4। तुमने किया 4 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना होना चाहिए था? अगर फेवर में 12 या 12 से ज्यादा होते तो एसआर पास हो जाता, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 6, 12 से कम, इसका मतलब एसआर पास नहीं हुआ। ठीक है, अब नीचे आओ। टोटल मेंबर्स कितने लिखे हैं? 10। वोट्स फेवर में लिखिएगा 6 और वोट्स अगेंस्ट लिखिए 2। लिखिए वोट्स अगेंस्ट में कितने आए? 2। और लिखिए 2 मेंबर्स नॉट वोटेड, 2 मेंबर ने वोट ही नहीं किया। 2 मेंबर्स ने क्या नहीं किया? वोट ही नहीं किया। जितने वोट्स कास्ट होंगे, ऊपर देखिए क्या लिखा था हमने ऊपर, वोट्स कास्ट। कास्ट का मतलब जितने लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया उनको कंसीडर किया जाएगा। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको भूल जाओ, उनको भूल जाओ, खत्म करो उनको। ध्यान से, इसका मतलब आप कह रहे हो सर, आप कुछ ऐसा कह रहे हो कि ये 2 मेंबर को भूल जाओ। अब बताओ अगेंस्ट में कितने आए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना बना? 6। क्या वेट्स वोट्स फेवर में 6 आ गए हैं? यस। एसआर पास और नॉट? एसआर पास्ड। बताओ, ज्यादा इजी कंसेप्ट है। अब 75% करने बैठेंगे तो बड़ा पंगे हो जाएंगे। ये सबसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन है। एक और एग्जांपल देते हैं। अरे लिखो, बस क्या होता है, लिखो एग्जांपल। अरे चलो, हाँ हाँ, तो तभी ऐसा नहीं 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 नहीं। टोटल मेंबर थे 10, अगेंस्ट में कितने चले गए? 4, फेवर में कितने आए? 6। 75% वाली लिमिट ही क्रॉस नहीं की। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हुआ कि 60% फेवर में और 40% अगेंस्ट में है, लेकिन एसआर पास करने के लिए चाहिए होता है 75। इसका मतलब एसआर पास ही नहीं हुआ, ओआर पास हो गया लेकिन एसआर पास नहीं हुआ। चलिए इधर देखिए वापस से, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 10। लिखिए वोट्स इन फेवर 6, वोट्स इन फेवर 6। फिर लिखिए वोट्स अगेंस्ट लिखिए 1। 3 मेंबर्स नॉट वोटेड। अब बताइए एसआर पास्ड और नॉट? पास्ड। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट में कितने हैं? 1, मल्टीप्लाई बाय किया कितने? 3, टोटल कितना आया? 3। फेवर में 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, हमारे पास कितने हैं? 6, एसआर पास्ड। ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, वोटिंग कर रहे हैं, ये वोटिंग कौन कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स। और सर जब शेयर होल्डर्स वोटिंग करते हैं तो जिस मीटिंग में वो ये वोटिंग करते हैं उसको नाम देते हैं जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस मीटिंग में डिसीजंस लेते हैं उनको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। सर जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ये मेजर तौर पे 2 तरीके की होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का साल में एक ही बार होना होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब जब शेयर होल्डर्स को लगे तब तब वो जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। यह ध्यान रखिएगा लेकिन कि जो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन है वो जनरल मीटिंग में ही पास हो सकते हैं, वो डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में पास नहीं हो सकते। यूनानिमस यहां पे कहीं कुछ नहीं है, शेयर होल्डर्स का यूनानिमस अप्रूवल कहीं नहीं है। यहां पे जो मैक्सिमम अप्रूवल है वो स्पेशल रेजोल्यूशन बस। अब ध्यान से फिर सुनिए सर, जब जनरल मीटिंग होती है तो उस जनरल मीटिंग में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सब शेयर होल्डर्स होते हैं। सर वोटिंग होती कैसे है? जैसे हम पार्लियामेंट में जब वोटिंग होते हुए देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होते हुए देखते हैं, तो सारे मेंबर्स को एक वोटिंग का पूल, एक बूथ, एक तरीके से डिवाइस दे दी जाती है और बोला जाता है आप इस पे अपना वोट कास्ट करिए। और जो लोग फेवर में दबाते हैं, जो लोग अगेंस्ट दबाते हैं, उसका टोटल करके स्क्रीन पे नंबर लिखकर आ जाता है कि इतने लोगों ने फेवर में दिया, इतने ने अगेंस्ट में दिया। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी करती है वोटिंग शो ऑफ हैंड्स से। किससे करती है? शो ऑफ हैंड्स। आप सब कंपनी के मेंबर्स हैं, मैंने बोला कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करके
जो पहले एजुकेशन सेक्टर में थी, अब कंपनी होटल सेक्टर में आना चाहती है। जो जो शेयर होल्डर फेवर में है हाथ खड़ा करें। जो जो शेयर होल्डर किसमें है, फेवर में है, वो क्या करें, हाथ खड़ा करें। शो ऑफ हैंड। पता लगा 6 लोगों ने फेवर में हाथ खड़ा किया, 1 ने अगेंस्ट में हाथ खड़ा किया, 3 ने हाथ खड़े ही नहीं किए। इसका मतलब हम ऐसे कहना चाहते हैं कि जब शो ऑफ हैंड्स होता है तो एक मेंबर के पास 1 वोट होता है। एक हाथ खड़ा है मतलब वो 1 वोट है, और एक मेंबर एक ही हाथ खड़ा करेगा। जगराता नहीं चल रहा कि दोनों हाथ खड़े करके हाजिरी लगाएंगे। कितने हाथ खड़े करने हैं, 1। एक हाथ खड़ा हुआ मतलब 1 वोट हो गया। अब कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स के सामने खड़े होकर चीखते चिल्लाते हुए बोलता है, जितने शेयर होल्डर्स इस डिसीजन के फेवर में हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। पता लगा कितने शेयर होल्डर्स ने हाथ खड़ा किया, 6 ने। कंपनी सेक्रेटरी काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, नोट कर लेगा। फिर वो बोलेगा कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के अगेंस्ट हैं, तो एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, उसका नाम नोट कर लिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट हो गया। जिन्होंने हाथ खड़ा ही नहीं किया दोनों में, इसका मतलब वो वोट कास्ट करना ही नहीं चाहते थे। तुरंत कंपनी सेक्रेटरी ने चेक किया, वोट अगेंस्ट कितने आए हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय किया 3 हो गया, टोटल आ गया 3। फेवर में कितने आए थे, 6, 3 से ज्यादा, मतलब एसआर क्या हो गया, पास। ठीक। लेकिन इन्हीं शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर खड़ा हुआ और वो कहता है नहीं 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 नहीं, शो ऑफ हैंड से काम नहीं चलेगा, पोल लेकर आओ। क्या लेकर आओ, पोल। पोल कराओ। क्या कराओ, पोल। अब पोल कराना शो ऑफ हैंड्स के कंपैरिजन में बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और यहां पर आ जाते हैं आपके वोटिंग राइट्स, यहां आती है आपकी वोटिंग पावर। अब ध्यान से सुनिए, अभी जो हम लोगों ने शो ऑफ हैंड पढ़ा, इसमें अगर एक शेयर होल्डर के पास 1 शेयर है और एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर हैं, दोनों के हाथ की वैल्यू सेम है, क्योंकि एक मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पास शेयर्स कितने हैं। अब मान लो कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 10,000 में से 9,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास सिर्फ 1000 शेयर हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब वोट बाय शो ऑफ हैंड्स होगा तो दोनों की पावर सेम है। दोनों की पावर कैसी है, सेम। 9,000 वाला मेंबर खड़ा हुआ और कहता है रुको, शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं करवाएंगे, इसके रिजल्ट को हम नहीं मानेंगे, पोल कराओ। क्या कराओ, पोल। कॉपी निकालिए और लिखिए, वोटिंग बाय पोल। लिखो बेटा लिखो, ऐसे ऐसी नजरों से मेरे को ना देखो, मेरे को तरस बिल्कुल नहीं आएगा। क्या फायदा होएगा, हैं सर? अभी नहीं आ रहा, कभी तो आएगा। हो सकता है 5 मिनट बाद आ जाए, 5 मिनट बाद भी आएगा तो क्या दिक्कत है, हमारे फेवर में ही है। बोलो, समझ में आ गई बात यहां पे शो ऑफ हैंड्स की? यार एक चीज और लिख लेते, चलो अच्छा लिखो, वोटिंग बाय पोल। यहां पे लिखिएगा दैट इज पोल पेपर। कैसा पेपर, पोल पेपर। पोल पेपर का मतलब है सबको एक पोल पेपर दिया जाएगा, सारे शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा, एक पोल पेपर। उस पोल पेपर में शेयर होल्डर अपना नाम लिखेगा, यह भी लिखेगा कि उसके पास टोटल शेयर कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो वोटिंग करेगा। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वोटिंग। तो लिखिए हेडिंग वोटिंग बाय पोल, और ब्रैकेट में क्या लिखेगा, दैट इज पोल पेपर। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, सर टोटल 10 मेंबर हैं। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 10। मेंबर नंबर 1 टू मेंबर नंबर 8, 1 to 8 का मतलब है पहले 8 मेंबर। मेंबर नंबर 1 टू मेंबर नंबर 8, इनके पास 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है। कितने लाख की कैपिटल है, 5 लाख रुपए की क्या है, पेड अप कैपिटल। और कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल है 50 लाख रुपए। कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल कितनी है, 50 लाख रुपए। यहां लिख लीजिएगा कि ये 5 लाख और 50 लाख क्या है, लिखिएगा पेड अप कैपिटल होल्ड बाय या पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय मेंबर नंबर 1 टू मेंबर नंबर 8 डिवाइडेड बाय
टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी। सर एक क्वेश्चन सुनूंगा, वैसे मेरे को लगता नहीं है कि उम्मीद रखनी नहीं चाहिए जवाब आएगा, बट फिर भी सोचिए। सर ये पेड अप कैपिटल इक्विटी पेड अप कैपिटल होगी या प्रेफरेंस? जितना तुम लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा है उतना बता दो बस। हम ऐसे बोलते हैं कि जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं यही डिस्कस करूंगा, बट इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है और प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं होता, और हम यहाँ वोटिंग ही तो करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये इक्विटी हो जाएगा? क्योंकि प्रेफरेंस वाला तो काउंट हो ही नहीं रहा। ठीक है आंसर सही था तुम्हारा, हाँ छुट्टी कर दो। M1 to M8 कितने शेयर्स? 8 मेंबर थे और उन 8 मेंबर के पास कैपिटल कितनी थी सर? 5 लाख। टोटल पेड अप कैपिटल कितनी थी सर? 50 लाख। ध्यान से, M9 एंड M10 M9 एंड M10 इनके पास है सर 7 लाख रुपए की कैपिटल, और टोटल कैपिटल कितनी है? 50 लाख। ऊपर क्या लिखा है? टोटल 10 मेंबर्स वोटेड, और जितने भी लोगों ने वोट किया बाय पोल, उसमें से 8 मेंबर्स के पास मिलाकर कैपिटल थी 5 लाख और 2 मेंबर्स के पास कैपिटल कितनी थी? 7 लाख। ठीक है, अब यहीं पे रुक जाइएगा। अगर मैं बोलूं कि ये वोट बाय शो ऑफ हैंड्स है, तो बताइए क्या पास हो गया एसआर या नहीं हुआ? शो ऑफ हैंड्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? शो ऑफ हैंड्स। ध्यान से, टोटल मेंबर कितने वोट कर रहे थे? बोलो मुंह खोल के, कितने थे? 10। कितने अगेंस्ट थे? कितने अगेंस्ट थे? देखो, M1 टू M8 फेवर में थे और M9 और M10 कैसे थे? अगेंस्ट। लिख लो यहाँ पे, M1 टू M8 कितने थे? फेवर में, और M9 और M10 कैसे थे? अगेंस्ट में। अब बोलो जरा, अगर शो ऑफ हैंड्स है तो बताओ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग की थी। अपना हाथ कब खड़ा किया था? अगेंस्ट में। मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है? 3। 2 इंटू 3 किया, टोटल कितना हुआ? 6। फेवर में कितने हैं? क्या एसआर पास? शो ऑफ हैंड्स की वजह से तो पास हो गया। अब आते हैं बाइपोल। अब जब बाइपोल आते हैं ना, तो कैपिटल कंसीडर की जाती है। फेवर में देखिए कितना है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, और अगेंस्ट में कितना है? 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख। एसआर पास नहीं हुआ। एसआर पास नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि शायद फेवर वाली जो कैपिटल है वो सिर्फ 5 लाख है, और अगेंस्ट वाली जो कैपिटल है वो कितनी है? 7 लाख। इसका मतलब शो ऑफ हैंड से एसआर पास हो गया था, लेकिन बाइपोल एसआर पास नहीं हुआ। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सर एसआर पास नहीं माना जाएगा। शो ऑफ हैंड्स हुआ, बाद में पोल हुआ। शो ऑफ हैंड्स में एसआर पास हो गया था, पोल में एसआर पास नहीं हुआ, तो फाइनल रिजल्ट विल बी कि एसआर पास नहीं हुआ। लिखिए जरा, लिखिए जरा। बस 1 सेकंड दीजिएगा जरा। देखिएगा, here if voting is by show of hands, तो बताइए एसआर पास और नॉट? एसआर पास्ड। लेकिन अगर इफ वोटिंग इज बाय पोल, अब एसआर पास या नहीं? अब लिखेंगे एसआर नॉट पास्ड। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट क्या होगा? एसआर नॉट पास्ड। अच्छा मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, सर अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड से हो रही है तो क्या ये जरूरी है कि वोटिंग पोल से भी होगी? मैंने जवाब तुमको दिया हुआ है। वोटिंग कैसे हो रही है? शो ऑफ हैंड से, क्योंकि पहले उसी से होगी। तो क्या पोल से वोटिंग होगी ही होगी? जरूरी है? कह रहे हैं अगर मेंबर डिमांड कर दे, एक मेंबर भी अगर डिमांड कर दे तो पोल से होएगी। अगर मेंबर ने डिमांड नहीं किया तो सिर्फ शो ऑफ हैंड से होके कहानी खत्म हो जाएगी।
और जनरली छोटी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनीज में जनरली हम देखते हैं कि वोटिंग शो ऑफ हैंड से होती है और कोई भी पोल की डिमांड नहीं करता। जनरली ऐसा होता है, जनरली, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। नोट किया यहाँ तक? चलो, तो यहीं पे अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। बाकी जितना कंटेंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको अभी डिटेल में करना बाकी है, ना करते भी अभी हम लोग के आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लगेगा इस पूरे इसको कंप्लीट करने में, वोटिंग को। उसके बाद तुमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में वोटिंग पावर थी क्या। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी 5 मिनट के लिए रुकिएगा जरा, बस 5 मिनट के लिए, फिर जाइएगा।